बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं केम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। आज के लेक्चर में हम दो मेन टॉपिक्स करेंगे, आइंस और मॉलिक्यूलर आइंस। आइंस के टॉपिक में आगे फर्दर हम आइंस की डेफिनेशन करेंगे, उनकी टाइप्स करेंगे, आइंस के बनने के दौरान क्या एनर्जी में चेंजेस आती हैं उनकी बात करेंगे, आइंस की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं और आइंस जिनमें एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद हम मॉलिक्यूलर आइन के टॉपिक में मॉलिक्यूलर आइंस की डेफिनेशन, उनकी एग्जांपल्स। मॉलिक्यूलर आइंस दो तरह के ये भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले और नेगेटिव, यानी कि कैटाइनिक और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आइंस। और आगे हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर आइंस की फॉर्मेशन कितने तरीकों से होती है और मॉलिक्यूलर आइंस की एप्लीकेशंस या यूजेस क्या हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो चलें बात करते हैं तफसील से हम अपने सबसे पहले टॉपिक की, जो कि आइंस का टॉपिक है। तो आइंस की डेफिनेशन, आइंस आर those species which carry either positive or negative charge। तो आइंस कोई भी ऐसी स्पीशीज होती हैं, कोई भी ऐसी केमिकल स्पीशीज होती हैं, वो एक एटम, एक से ज्यादा एटम्स हो सकते हैं, विच कैरी, जिनके ऊपर होता है आइदर पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। तो ऐसी स्पीशीज, ऐसी केमिकल स्पीशीज को हम नाम देते हैं आइंस का। तफसील में भी आप लोगों को बात मजीद क्लियर होती जाएगी। आइंस चार्ज के लिहाज से ही डेफिनेशन के अंदर भी नजर आ रहा है, दो तरह के होते हैं। कुछ आइंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम नाम दे देते हैं कैटाइंस का। कैटाइंस आर पॉजिटिव आइंस। और दूसरे नंबर पे जो आइंस हैं वो है नेगेटिव आइंस या एनाइंस। इन दोनों के हम कंपैरिजन के अंदाज में जरा बात कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन मुख्तलिफ अंदाज से आ जाता है। किसी एक आइन से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाता है, किसी दूसरे आइन से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाता है एग्जाम में, या इन दोनों का कंपैरिजन भी आ सकता है। तो इसलिए मैं कंपैरिजन के अंदाज में स्टाइल में यहाँ पे लिखने चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम कैटाइन की डेफिनेशन करेंगे। व्हेनेवर अ न्यूट्रल एटम loses one or more electrons, positive ion या cation is produced या formed। जब भी कोई न्यूट्रल एटम लूज करता है एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, तो पॉजिटिव आयन जो है, कैटाइन जो है, वो प्रोड्यूस होता है। जिसकी एग्जांपल आप इस अंदाज से एक जनरल भी देख लें और साथ में आपको एक मैं स्पेसिफिक एग्जांपल भी दे देता हूं। ए सपोज कोई न्यूट्रल एटम है, उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो पीछे चीज बचेगी, जो स्पीशीज बचेगी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशी को हम बोलेंगे कैटाइन। क्यों आता है, जरा इस अगली एग्जांपल से देखें। हाइड्रोजन एटम है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पीछे हाइड्रोजन एटम के पास सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा, तो एक प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन एटम के ऊपर।
दूसरी एग्जांपल हम बात कर लेते हैं सोडियम एटम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। एटॉमिक नंबर से मुराद होती है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 ही प्रोटॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स की तादाद को बोलते हैं और एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दोनों का चार्ज आपस में इक्वल होता है, इसलिए एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता बिफोर रिएक्शन, कोई चार्ज नहीं होता बिफोर चेंज, बिफोर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स 10 बचेंगे और प्रोटॉन्स 11 होंगे। तो 10 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होगा सोडियम के पास, जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर एक प्रोटॉन की वजह से +1 चार्ज आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से उसका लॉस हो गया। तो बचा क्या पीछे इसके ऊपर? 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे एक इलेक्ट्रॉन निकलने से और इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं टोटल। इसको एक और अंदाज से देख लें आम सिंपल मैथ से कि 11 नेगेटिव हो 11 पॉजिटिव हो तो ओवरऑल दोनों कैंसिल हो जाते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर 10 नेगेटिव हो और 11 पॉजिटिव हो, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 पॉजिटिव जो है वो बचेगा पीछे। तो इस तरह से सोडियम एटम से, जिसमें पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स से, एक इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से 10 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स उसके अंदर बचते हैं। तो इस तरह से उसके ऊपर आ जाता है, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाता है इलेक्ट्रॉन से, तो उसके ऊपर आ जाता है +1 चार्ज। अब 1 जिस साइड पे मर्जी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तब भी ठीक है, इधर लिख लें इस साइड पे लिख लें, वो दोनों अंदाज से आम रूटीन में लिख दिया जाता है। तो ये इस तरह से बेटा ये आ जाता है पॉजिटिव चार्ज एटम के ऊपर। अगर सेम इसी तरह से किसी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। किसी एटम से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। यानी जितने एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा उतना उस एटम के ऊपर चार्ज आता जाएगा। मैं कुछ और एग्जांपल जरा थोड़ा सा उसको ब्रीफली लिख देता हूं। मैग्नीशियम एटम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए तो +2 चार्ज आ जाता है। एल्यूमिनियम एटम से अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए तो +3 चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से +1 चार्ज भी हो सकता है आयंस के ऊपर, +2 चार्ज भी हो सकता है कैटायंस के ऊपर और +3 चार्ज भी हो सकता है कैटायंस के ऊपर। बात करते हैं एनायंस की। तो whenever a neutral atom picks up gains 1 or more electrons, तो then negative ion is produced. Whenever a neutral atom gains 1 or more electrons, negative ion or anion is produced. Anion is formed. एग्जाम्पल इसकी भी एक जनरल देख ले पहले। बी कोई न्यूट्रल एटम है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो बिफोर चेंज जो भी बी न्यूट्रल एटम, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम होते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है। तो न्यूट्रल एटम के ऊपर जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो बी के ऊपर आ जाएगा -1 चार्ज। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स एक एटम गेन करेगा उतना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है तो -1, अगर एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स शामिल हुए हैं तो -2 चार्ज, और अगर किसी एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स शामिल हुए हैं तो -3 चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से नेगेटिव आयन बन जाता है, जिसको हम एनायन कहते हैं, नेगेटिव आयन को। इसकी एग्जांपल भी आप लोगों ने बड़ी सिंपल सिमेट्रिक लेवल पे, जैसे आप लोगों ने सोडियम की एग्जांपल भी पढ़ी हुई है, सेम ऐसे नेगेटिव आयंस की एग्जांपल क्लोरीन है, फ्लोरीन है। अब क्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन शामिल हो जाए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, यानी इसमें 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर 17 प्रोटॉन्स, क्योंकि एटम, कोई भी एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, तो जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन उसमें कहीं से, जैसे सपोज सोडियम से जो निकला है, वो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के वैलेंस शेल में आ जाए तो इसके वैलेंस शेल में वो एक इलेक्ट्रॉन आने से क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज हो जाएगा वो -1 या 1- चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। उसकी वजह ये होगी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स अब 18 हो गए हैं
और प्रोटॉन जो है वो 17 है। प्रोटॉन्स ना निकले हैं ना उसमें कोई ऐड हुआ है, तो प्रोटॉन जितने थे उतने रहे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो 17 प्रोटॉन्स और 17 इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूट्रल हो जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसकी वजह से -1 चार्ज आ गया। तो इस तरह से नेगेटिव आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के गेन होने से बनते हैं। तो इनकी भी कुछ और फर्दर एग्जांपल जैसे बात कर लेते हैं। फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए -1, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए O-2, ऐसे ही सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए S-2। इसी तरह से हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन में अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए -3। तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के जो नेगेटिव आयंस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तो था आयंस की, जो दोनों तरह के आयंस की, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की डेफिनेशन और उनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, और उनकी कुछ जो सिंपल सी एग्जांपल्स हैं हमने उनकी बात की है। फर्दर अभी हम बात करेंगे एनर्जेटिक्स ऑफ देयर फॉर्मेशन या एनर्जेटिक्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, के जब आयंस बनते हैं तो एनर्जी में क्या चेंजेस आती हैं। तो जब पॉजिटिव आयन बनता है तो पॉजिटिव आयन के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब। और आपको पता है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जिस प्रोसेस में, उसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और इसी तरह से इसके ऑपोजिट होगा नेगेटिव आयंस का बनना। जब भी किसी न्यूट्रल एटम में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो आमतौर पे जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, इसके ऑपोजिट होगा। जैसे चार्ज इसके ऑपोजिट है तो एनर्जी चेंज भी इसके ऑपोजिट है। तो नेगेटिव आयन जब प्रोड्यूस होता है, खासतौर पे यूनिनेगेटिव आयन, ऐसा आयन जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो एनर्जी जो है वो हमेशा रिलीज होती है। और जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो उसको आपको पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों एंडोथर्मिक है? बिकॉज एनर्जी अब्सॉर्ब होती है पॉजिटिव आयंस के बनने के दौरान। और फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? बिकॉज उनकी फॉर्मेशन के दौरान जब वो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये तो थी एनर्जी चेंजेस। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे इसी में प्रॉपर्टीज ऑफ आयंस की। तो आयंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं अपने न्यूट्रल एटम से। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे ऐसे आयंस जिनमें एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, आयंस हैविंग मोर देन वन एटम्स, पॉली एटॉमिक आयंस कह ले। तो ऐसे आयंस जिनमें एक से ज्यादा एटम्स होते हैं वो नेगेटिव आयंस आमतौर पे होते हैं। जैसे सल्फेट आयन है SO4 -, फॉस्फेट आयन है PO4 3-। इसी तरह से हमारे पास डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2-। इसी तरह से हमारे पास कार्बोनेट आयन है CO3 2-। बाइकार्बोनेट आयन है HCO3 1-। और बहुत सारे इस तरह के नेगेटिव आयंस आपको अक्सर नजर आ जाएंगे, मिल जाएंगे, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उनमें एक से ज्यादा एटम्स होते हैं। लेकिन पॉजिटिव आयंस जिनमें एक से ज्यादा एटम्स होते हैं वो आमतौर पे बहुत ही कम है, जिसकी एक प्रॉपर एग्जांपल है NH4 अमोनियम आयन, और कुछ कार्बन वाले पॉजिटिव आयंस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिनको कार्बोकेटाइंस कह देते हैं। तो कार्बोकेटाइंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे आयंस की जिनमें एक से ज्यादा एटम्स होते हैं। तो हमारा जो आयंस का टॉपिक है वो यहां पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर आयंस के टॉपिक की। तो मॉलिक्यूलर आयंस मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन है वन मॉलिक्यूल loses or gains an electron, या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी लूज या गेन कर सकते हैं,
molecular ion is produced when a molecule loses or gains an electron, molecular ion is produced. तो ये molecular ion की एग्जाम्पल डेफिनेशन है. molecular ions की एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल्स बनाते हुए, एग्जाम्पल्स लिखते हुए याद रखना है कि molecular ions की एग्जाम्पल्स वो होंगी जब कोई भी मॉलिक्यूल लूज करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, तो तब मॉलिक्यूलर आयन बनेगा. तो मॉलिक्यूलर आयन्स की एग्जांपल्स के तौर पे N2+1. ये देखिए N2 जो है ना, ये मॉलिक्यूल है. आपने इसको ना मॉलिक्यूल की एग्जांपल में भी हमने इसको पढ़ा हुआ कि ये नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर +1 चार्ज अगर आ गया तो ये मॉलिक्यूलर आयन है. इसी तरह से हमारे पास CH4, ये मीथेन का मॉलिक्यूल होता है. अगर इसके ऊपर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया तो ये मॉलिक्यूलर आयन बन गया मीथेन का. इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का ये मॉलिक्यूल है, अगर इसके ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल गया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर आयन बन गया. तो ये मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल्स हैं. मैं जरा लेक्चर के एंड पे आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जो भी हमने आम सिंपल आयन्स में पढ़ा था, ग्रुप ऑफ एटम्स वाले, वो आप लोगों ने बेटा इसकी एग्जांपल्स में नहीं लिखने. वो और चीज थी, ये और चीज है. तो लेकिन वो क्योंकि इसके साथ प्रॉपर इसका भी इतना ज्यादा लिंक नहीं है, तो हम पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, बाद में उस कॉन्सेप्ट को जरा क्लियर करेंगे, उसको अलग से टाइम देंगे. तो मॉलिक्यूलर आयन्स डेफिनेशन हो गई, एग्जांपल्स हो गई. तो मॉलिक्यूलर आयन्स भी आमतौर पे दो तरह के होते हैं, कैटायनिक और एनायनिक. अगर मॉलिक्यूल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स हैं, और अगर मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर इस तरह से नेगेटिव चार्ज है तो वो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहलाएंगे. ये पॉजिटिव चार्ज वाले और ये नेगेटिव चार्ज वाले. लेकिन जैसे भी आप लोगों ने देखा कि 3 एग्जांपल्स मैंने लिखी और तीनों पॉजिटिव चार्ज वाली हैं, तो पॉजिटिव चार्ज वाले जो मॉलिक्यूलर आयन्स हैं ये ज्यादा आमतौर पे इजीली बन जाते हैं, हमारे पास लेबोरेटरीज में या हासिल होते हैं. इसलिए कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स ये ज्यादा अबंडेंट होते हैं, ज्यादा कसरत में, ज्यादा आमतौर पे इजीली प्रोड्यूस होते हैं. और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है ये आमतौर पे ज्यादा आसानी से प्रोड्यूस्ड है, इसलिए बहुत कम है. कुछ कंडीशंस में प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि O2 है, ये एक एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल है. नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन्स के बारे में कि ये बनते कैसे हैं. तो मॉलिक्यूलर आयन्स की फॉर्मेशन जो है वो आमतौर पे 3 तरीकों से होती है. हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम किसी गैस के अंदर से पास करें, मॉलिक्यूल्स के अंदर से पास करें तब, एक्स रेज पास करें किसी गैस के अंदर से तब, और तीसरे नंबर पे अल्फा पार्टिकल्स पास करें. तो इन 3 तरह से जो है वो मॉलिक्यूलर आयन्स प्रोड्यूस होते हैं, इन 3 तरीकों से. शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं ये भी. बाकी ये जो इसकी डेफिनेशन है और उसके आगे एग्जांपल्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशंस क्या है मॉलिक्यूलर आयन्स के, यूजेस क्या हैं. तो मॉलिक्यूलर आयन्स जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स कहते हैं जो कुदरती चीजों से मॉलिक्यूल्स, आमतौर पे बड़े बड़े मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, तो बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको बोलते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स. तो नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर, उनका फॉर्मूला, कौन कौन से एटम्स कहां कहां लगे हुए हैं, उसको मालूम करने के लिए उन नेचुरल प्रोडक्ट्स के पहले मॉलिक्यूलर आयन्स बनाए जाते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर या मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर. और वो जो मॉलिक्यूलर आयन्स बनते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन, टूट जाते हैं. वो छोटे जो पीसेस बनते हैं उनका माहिरीन जो बड़ी आसानी से तज्जिया कर लेते हैं कि कितने एटम्स कहां कहां अटैच हैं, और उन छोटे पीसेस के स्ट्रक्चर को मालूम करके वो बड़े मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर तक पहुंच जाते हैं कि बड़े पूरे एक जो नेचुरल प्रोडक्ट है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है. तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर के एंड पे हम बात करते हैं कि आम आयन और मॉलिक्यूलर आयन में क्या फर्क है. तो आम आयन जो होते हैं वो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से बनते हैं. लॉस हो गया तो पॉजिटिव जो आयन बन जाएगा, और अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया तो नेगेटिव आयन बन जाता है.
सेम इसी तरह से जो मॉलिक्यूलर आयन है होता तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन है, लेकिन ये मॉलिक्यूल से होता है। अगर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है, और अगर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया तो नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर आयंस मॉलिक्यूल से बनते हैं और आम आयंस एटम से बनते हैं। आम आयंस में जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस होते हैं जिनमें ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं वो कम होते हैं, और नेगेटिव आयन जिनमें ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं वो ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, जैसे कुछ आपके सामने मैं मेंशन कर रहा हूं। लेकिन मॉलिक्यूलर आयंस में पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयंस जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं वो आमतौर पे बहुत ही कम पाए जाते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको O2 के मॉलिक्यूल के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन है। लेकिन अगर अकेली ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो ये हमारे पास आम आयन है। एक एटम के ऊपर चार्ज, ये मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आया है। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूलर आयंस की एग्जांपल्स और जो आम आयंस की एग्जांपल्स है इनको वाज़ेह तौर पे जरा आप लोगों ने क्लियर रखना है। मैं इनमें से एक एग्जांपल और फर्दर डिटेल से एलेबोरेट कर देता हूं कि इसमें एटम के ऊपर कैसे। अब बात बच्चे कहते हैं तो जी एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन, ये एटम के ऊपर तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, ये तो ज्यादा मतलब एटम है। तो इस बात को जरा ऐसे बेटा समझ लें आप लोग। मैट्रिक लेवल पे आप लोगों ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का हो सकता टॉपिक किया, तो अमोनिया और H पॉजिटिव, ये एक आम एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाता है, दोनों के रिएक्शन के नतीजे में NH4 पॉजिटिव चार्ज। तो NH3 अमोनिया, उसमें जब एक एटम उसके अंदर शामिल हो गया तो एक एटम के ऊपर चार्ज था वो इसके अंदर शामिल हो गया, तो NH4 अमोनियम जो पॉजिटिव आयन है वो बना है। जबकि ये जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं। आपने कभी भी NH4 बिना चार्ज के नहीं पढ़ा होगा, देखा होगा। NH3 बिना चार्ज के होता है, उसके ऊपर +1 शामिल हुआ, हाइड्रोजन +1 चार्ज वाला शामिल हो गया तो NH4 पॉजिटिव चार्ज वो प्रोड्यूस हुआ है। जबकि जो इधर हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन है CH4, आपने CH4 मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ा ऐसे, ये मॉलिक्यूलर मीथेन का, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। N2 आप बिना चार्ज के भी पढ़ते हैं, नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड आप पढ़ते हैं CO, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल आयन है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आप लोगों ने मैट्रिक लेवल पे, लोअर लेवल पे भी पढ़ा होगा, ऑक्सीजन गैस का ये मॉलिक्यूल है। अगर इसके ऊपर चार्ज आ गया तो ये उसका जो मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। तो मॉलिक्यूलर आयंस मॉलिक्यूल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के लॉस या गेन से बनते हैं, और जो आम आयंस हैं वो एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के लॉस या गेन से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जरा वैसे आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैंने जरा डिटेल से इन दोनों का कंपैरिजन कर दिया था। असल टॉपिक हम ऑलरेडी वो कर चुके हुए हैं कि आयंस क्या चीज होती है और मॉलिक्यूलर आयंस क्या चीज होती है। तो थोड़ी सी समरी एंड पे कर लेते हैं आज के हमारे लेक्चर की, कि आयंस की हमने डेफिनेशन बेटा बात की, आयंस की टाइप्स, चार्ज के लिहाज से पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायंस और एनायंस, और उसके बाद ये कैटायंस और एनायंस का जो नाम है ना, ये हम आगे 10वें चैप्टर में जाके हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है वहां डिटेल से बात करेंगे। वो कैथोड और एनोड के रेफरेंस से ये नाम है इनको दिए गए, क्या उसके पीछे वजूहात है वो बहुत तफसील से 10th चैप्टर के अंदर आएंगी। एनर्जी चेंजेस क्या आती हैं जब आयंस बनते हैं, उनको हम एनर्जेटिक्स भी बोल देते हैं एनर्जी चेंजेस के लिए लफ्ज। तो आयंस की फॉर्मेशन का एनर्जी चेंजेस, तो पॉजिटिव आयन जब बनता है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर से निकलता है, वो हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जब नेगेटिव आयन बनता है तो एटम में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो आमतौर पे वो एनर्जी रिलीज करके आता है, तो आमतौर पे वो जहां एनर्जी रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। तो नेगेटिव आयन का बनना जो है वो एक्सोथर्मिक होता है और पॉजिटिव आयन का एंडोथर्मिक। उसके बाद प्रॉपर्टीज आयंस की हमने बात की, वो जस्ट एक लाइन है कि आयंस की प्रॉपर्टीज अपने एटम से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जैसे उसकी एग्जांपल भी चले मैं बात कर देता हूं कि सोडियम एटम की प्रॉपर्टीज और है, सोडियम आयंस की और है। क्लोरीन एटम की प्रॉपर्टीज और है, क्लोराइड आयंस की प्रॉपर्टीज और है। के लिए सोडियम एटम या क्लोरीन जो है वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह, डैमेजिंग है। लेकिन हम जो नमक खाते हैं उसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है और हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। तो सोडियम आयन, क्लोराइड आयन उनकी प्रॉपर्टीज और, सोडियम एटम और क्लोरीन एटम उनकी प्रॉपर्टीज और। तो आयंस की प्रॉपर्टीज अपने एटम से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, जिस एटम से वो आयंस बनते हैं। तो उसके बाद आयंस हैविंग मोर देन वन एटम्स, तो ऐसे आयन जिनमें एक से ज्यादा एटम्स होते हैं उनमें पॉजिटिव आयंस आमतौर पे ज्यादा कह लें कि
नहीं होते, और जो नेगेटिव आयन जिनमें एक से ज्यादा एटम्स होते हैं वो आमतौर पे ज्यादा तादाद में होते हैं। देन हमने बात की मॉलिक्यूलर आयंस की, उनकी डेफिनेशन के मॉलिक्यूल के ऊपर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए, हमने उनके एग्जांपल्स की बात की, हमने बात की कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आमतौर पे ज्यादा अबंडेंट ज्यादा होते हैं और एनायनिक की निस्बत। फिर हमने बात की मॉलिक्यूलर आयंस की फॉर्मेशन 3 तरह से होती है, इलेक्ट्रॉन बीम के जरिए से, अल्फा पार्टिकल्स के जरिए से या एक्सरेज के जरिए से। और लास्ट में हमने बात की है एप्लीकेशन या यूज क्या है। तो मॉलिक्यूलर आयंस की जो ब्रेकडाउन है, छोटे पीसेस में टूटना है नेचुरल प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलर आयंस की, उससे हमें उनके स्ट्रक्चर के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हासिल होती है। देन मैंने आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आयंस और मॉलिक्यूलर आयंस का जो डिफरेंस है कि आम आयन जिनमें एक से ज्यादा एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूलर आयंस जो है ये जरा इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज थी। अगर आप इसको फॉलो कर जाएं तो बहुत अच्छी चीज है, इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर जाएं। वरना आपने याद रखना बेटा कि आपने मॉलिक्यूलर आयन के टॉपिक में वही एग्जांपल सिर्फ देनी है जो आपके बुक में, आपके जो चैप्टर में यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा आप लोगों ने खुद से एग्जांपल बनाने की कोशिश नहीं करनी, ना ही आपने जो ग्रुप ऑफ एटम्स वाले जो आयंस हैं उनको मॉलिक्यूलर आयंस की एग्जांपल के अंदर लिखना है। तो बेटा आज के लिए इतना ही।